गर्मी में बिना बिजली के भी चैन से खाने सोने और रहने वाला ससुराल। शाम का समय है। राकेश की माँ आराधना रसोई में खाना बना रही हैं। राकेश अपनी दादी माला, दादा उमेश, पिता महेश और बूढ़ी दादी नीतू के साथ बैठा हुआ है। कमरे में एक पुराना टूटा हुआ पंखा है जो बहुत धीरे धीरे घूम रहा है और कम हवा दे रहा है। राकेश गर्मी से परेशान होकर कहता है, दादाजी ये पंखा और तेज क्यों नहीं हो रहा है? बेटा ये पुराना पंखा है इसलिए ज्यादा हवा नहीं देता। पर पापा ये ज्यादा हवा क्यों नहीं देता? मुझे गर्मी लग रही है, इसे थोड़ा तेज चलाओ ना। बेटा पुराना पंखा है तो ऐसे ही चलेगा वो, तुम चुपचाप बैठो। अचानक बिजली चली जाती है। कमरे का पंखा पूरी तरह बंद हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। लो अबे लाइट भी चली गई। जो पुराना पंखा चल रहा था अब वो भी नहीं चल रहा। अब तो मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। देखो ना माँ, मैं क्या करूँ? बेटा मैं तुझे अपने पास बिठाकर हाथ वाला पंखा झलकर हवा देती हूँ, परेशान मत हो। राकेश गुस्से में अपनी बूढ़ी दादी को झटक कर बोलता है, दादी माँ ये हाथ वाला पंखा बिल्कुल काम नहीं करता, इससे हवा नहीं लगती। और देखो ना हमारे पास के कुछ घरों में इन्वर्टर चल रहे हैं, पड़ोस में भी पंखा कभी बंद ही नहीं होता है। बेटा ये जो मुसीबतें होती है ना, ये इंसान को अच्छी तरह जीना सिखाती हैं। भगवान ने हमें इस स्थिति में रखकर हमारी परीक्षा इसलिए ली है कि हम जीवन को अच्छी तरह समझ सकें और हर मुश्किल स्थिति में जी सकें। और देखो कुछ लोगों के पास तो वो पंखा भी नहीं है जो हमारे पास है। दादी माँ आप हमेशा मुझे ऐसे ही समझा देती हो, पर आप ही बताओ क्या हमारे नसीब में सिर्फ यह गर्मी लिखी है? नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी दादी सही कह रही है। हम सब सालों से इस बिजली की समस्या को ऐसे ही झेलते आ रहे हैं। ये तो पूरी तरह हम पर निर्भर है बेटा कि हम इस समस्या के साथ भी खुश रह सकते हैं या नहीं रह सकते। अगर हम मन से खुश रहेंगे तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी जाएगी, वरना पूरी जिंदगी दुख में ही कटेगी। माँ बिल्कुल सही कह रही हो, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया। अब मैं भी गर्मी में इस धीरे चल रहे पंखे के साथ खुश रहने की पूरी कोशिश करूंगा। थोड़ी देर बाद नीतू के सभी लोगों से कहती है, भाई नीचे तो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आराधना ने खाना बना लिया है तो चलो सब खाना लेकर छत पर चलते हैं और हम सब छत पे ही चलकर खाना खा लेंगे। वहाँ थोड़ी बहुत प्राकृतिक हवा चल रही होगी। पूरा परिवार अपना अपना खाना लेकर छत पर जाता है। सब लोग छत पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी पड़ोस की एक बहू किरण है अपनी छतों पर दिखाई देती है। किरण के यहाँ छत पर भी पंखा लगा हुआ है और ऊपर शेल्टर डला हुआ है। किरण और उसका पति डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से खाना खा रहे हैं। किरण खाना खाते हुए अपने पति से बातें करती है। पता नहीं ये बगल वाले लोग इतनी भयानक गर्मी कैसे बर्दाश्त करते हैं। हम तो 1 घंटे भी बिना एसी और कूलर के बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। हाँ इसीलिए तो मैंने अपने घर पर बड़ा इन्वर्टर लगा रखा है। इस गांव में अक्सर लाइट चली जाती है, तो जब भी लाइट जाए तो तुम्हें किसी तरह की समस्या न हो। और ये तुम्हारे लिए मेरे प्यार का सबूत है। तुम्हारे लिए मैंने बहुत मेहनत की है, इसीलिए तो इतना कमाता हूँ कि तुम्हें कोई दिक्कत न हो। राकेश अपने पड़ोसी की ये बात सुन लेता है और अपने पिता महेश की तरफ देखकर कहता है, पिताजी आप माँ से प्यार नहीं करते क्या? आप उन अंकल की तरह इतना ज्यादा पैसा क्यों नहीं कमाते? बेटा इस दुनिया में सबकी अपनी अपनी सोच है और यहाँ बात प्रेम की नहीं है, बात नसीब की है। भगवान ने जिसकी किस्मत में जितना लिखा है उसे उतना ही मिलता है और हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। चलो बेटा बातें बहुत हो गई, अब खाना खा लेते हैं। सब लोग छत पर बैठकर चुपचाप खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन आराधना हॉल में झाड़ू लगा रही थी, तभी फोन की घंटी बजती है। आराधना फोन उठाती है और अपने लाडले देवर रवि से कहती है, हाँ रवि कैसा है तू? बहुत दिनों बाद फोन किया, याद नहीं आती तुम्हें हमारी? हाँ भाभी मैं तो अच्छा हूँ बहुत। आप लोगों की याद तो मुझे रोज आती है। मेरा कॉलेज पूरा हो गया है, मैंने अपने कॉलेज में टॉप भी कर लिया है। और भाभी अब मैं शहर में नहीं रुकूंगा, मैं भैया का जो बीज की दुकान है ना, मैं भी उसी पर काम करूंगा। भाभी मैं अच्छी तरह पढ़ा है, आप देखना कि मैं भैया की दुकान को बहुत अच्छी तरह संभालूंगा। हाँ हाँ वो दुकान का काम और बिजनेस तो सब बाद में देखेंगे, पहले तू ये बता कि तू गांव कब आ रहा है? बस भाभी मैं कल ही सुबह गांव आऊंगा। रवि फोन रख देता है। उसके बाद वो तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड रेखा को फोन लगाता है। रेखा कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। रवि बातें बाद में करना, प्लीज बिना देर किए हॉस्पिटल आ जाओ। मैं तुम्हें कब से फोन लगा रही हूँ, मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तुम चिंता मत करो रेखा, मैं आ रहा हूँ।
रवि तुरंत घबराकर हॉस्पिटल जाता है और वहां हॉस्पिटल के बेड पर रेखा की मां से मिलता है। रेखा की मां बहुत कमजोर हालत में लेटी हुई है। वो रवि को देखते ही उसका हाथ पकड़कर कहती है, बेटा, तुझे तो अच्छी तरह पता है कि इस दुनिया में रेखा का मेरे सिवा और कोई नहीं है, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अंत समय आ गया है। मैं मरने से पहले रेखा को दुल्हन के रूप में देखना चाहती हूँ। तू मेरी आंखें मूंदने से पहले इससे शादी कर ले। रेखा की मां अपने पास से एक सोने का मंगलसूत्र और सिंदूर की डिब्बी निकाल के रवि को देती है। रवि भावुक हो जाता है और तुरंत वहीं रेखा की मांग भर देता है और उसके गले में मंगलसूत्र पहना देता है। उसके बाद वो रेखा की मां से कहता है, माँ जी, आप परेशान मत होइए, आज से रेखा मेरी पत्नी हो गई है, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। अब मैं पूरी तरह निश्चिंत होकर मर सकती हूँ। थोड़ी देर में रेखा की मां की मृत्यु हो जाती है। रेखा और रवि की शादी हो चुकी है, लेकिन रवि के घर वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। रवि रेखा की मां का अंतिम संस्कार करने के बाद रेखा को लेकर अपने गांव के घर आता है और दरवाजा खटखटाता है। आराधना दरवाजा खोलती है और सामने रेखा को देखकर चौंक जाती है। रवि, ये सब क्या है? ये लड़की कौन है? भाभी, ये रेखा है, मैंने इससे मंदिर में अचानक शादी कर ली है। रवि सभी को हॉस्पिटल की पूरी बात विस्तार से बताता है। सारी बातें सुनकर नीतू कहती है, अरे रवि, इतनी बड़ी बात हो गई, कम से कम तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, रुको रुको भाई, ऐसी बात है तो बहू को ऐसे अंदर मत लाओ, पहले आरती तो उतारने दो। जा बहू, जल्दी से आरती की थाली ले आ और नई बहू की आरती उतार के उसका गृह प्रवेश करवा। आराधना आरती की थाली लाती है और रेखा का गृह प्रवेश करवाती है। रेखा जैसे घर के अंदर आती है उसे बहुत तेज उमस लगती है। वो मन में सोचने लगती है, हे भगवान, इस घर के अंदर कितनी ज्यादा गर्मी है, मेरा तो दम घुट रहा है। फिर रेखा परिवार वालों से, यहाँ लाइट नहीं है क्या? पंखे क्यों बंद हैं? बेटा, ये गांव में लाइट अक्सर बंद रहती है, आती होगी थोड़ी देर में, तुम बैठो। तभी अचानक घर में लाइट आ जाती है और पुराना पंखा चलने लगता है। राकेश खुश होकर ताली बजाता है, चाची देखो, आज तो लाइट भी आपका स्वागत करी, आपके आते ही तुरंत आ गई। सब लोग बहुत खुश होते हैं और नई बहू से बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद आराधना कहती है, माँ जी, दादी माँ, यहाँ गर्मी बहुत है और रेखा को भी बहुत गर्मी लग रही होगी, तो क्यों ना हम सब लोग छत पर चलकर ही खाना खा लें। ठीक है बहू, सारा खाना छत पर ही रख लो, हम वहीं बैठकर खाना भी खा लेंगे और नई बहू से बातें भी हो जाएंगी। सब लोग छत पर आते हैं और खाना खाते हैं। रेखा भी उनके साथ खाना खाती है। तभी पड़ोस की छत से किरण उन्हें देखकर कहती है, अरे आराधना भाभी, क्या बात है, तुम लोग तो अचानक घर में नई दुल्हन ले आए। हाँ भाभी, मैंने शादी कर ली है। अरे, बिना किसी को बुलाए ही शादी कर ली, हमें बताया तक नहीं। भाभी, मुझे अच्छी तरह पता है कि आपको इतनी ज्यादा गर्मी लगती है और मेरी इस शादी में तो लाइट की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, इसलिए मैंने आपको बिना बताए चुपचाप मंदिर में शादी कर ली ताकि आप परेशान न हो। क्यों मजाक कर रहा है रवि? साफ साफ कहो ना कि लव मैरिज कर ली है। हाँ किरण, तुम इसकी बातों पर मत जाओ, इसने मंदिर में शादी कर ली है। रेखा बहुत पढ़ी लिखी है, इसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। अच्छा ठीक है, लड़की देखने में तो शहर की पढ़ी लिखी है और अच्छे घर की लगती है, पता नहीं कैसे उसने इन गरीबों के यहाँ शादी कर ली। खैर, पता चलेगा इसे कि इस घर में बिना लाइट की जिंदगी क्या होती है। शहर की लड़की है, इसने कभी लाइट के बिना अपनी जिंदगी देखी ही नहीं होगी। 2 दिन में अक्ल ठिकाने आ जाएगी। सब लोग खाना खाकर नीचे उतर के अपने कमरे में आ जाते हैं। रवि रेखा को अपने कमरे में लेकर जाता है। कमरे में पूरी तरह अंधेरा है और लाइट जा चुकी है। रेखा गर्मी से बहुत बेचैन हो रही है। उसका सुकून और आराम पूरी तरह से खत्म हो गया है। रवि, इतनी भयानक गर्मी है यहाँ, तुम लोग इस छोटे से घर में कैसे रहते हो? मेरा दम घुट रहा है। रेखा, मेरे घर वालों को इस माहौल की बहुत पहले से आदत है और मैंने तो खुद बचपन से ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तुम परेशान मत हो, तुम्हें भी धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। मुझे इस नरक की आदत कभी नहीं हो सकती रवि, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अगले दिन की सुबह रेखा सोकर उठती है और कमरे से बाहर आती है। रेखा को देखकर आराधना मुस्कुराती है और कहती है, आ गई, देखा तुम, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बेटा रेखा, आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है, तो रसोई में कुछ मीठा बना लो, सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। रेखा अपनी सास की बात सुनकर रसोई की तरफ देखती है, जहां से भयंकर उमस बाहर आ रही है। रेखा अपनी सास से कहती है, माँ, मुझे इस चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता और वहाँ रसोई में इतनी भयंकर गर्मी है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं रेखा, तुम परेशान मत हो, चूल्हा मैं जलाकर खाना और हलवा दोनों बना देती हूँ। तुम सिर्फ कढ़ाई में चम्मच चला देना, इस तरह तुम्हारी पहली रसोई का शगुन भी हो जाएगा। थैंक यू भाभी।
दोनों रसोई के अंदर जाती हैं। वहां बहुत भयंकर गर्मी है। आराधना चूल्हा जलाती है। चूल्हे के जलते ही धुएं और उमस से रेखा का पूरा बदन पसीने से भीग जाता है। उसका दम घुटने लगता है। भाभी, आप लोग इस भयंकर उमस में कैसे रहते हो? मुझे तो यहाँ रसोई में खड़े होने में भी बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। हाँ, हमको तो इस माहौल की बहुत पहले से आदत है। रेखा, ऐसा करो कि तुम बाहर जाकर सभी लोगों के साथ बैठो। जैसे ही हलवा बन जाएगा मैं तुम्हें चम्मच चलाने के लिए अंदर बुला लूंगी। आराधना के कहने पर रेखा बाहर हॉल में सभी के साथ जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही मीठा बनता है, रेखा रसोई में आकर हलवा में चम्मच चला देती है और फिर हलवे को कटोरियों में निकालकर सभी को सर्व कर देती है। सभी खुशी खुशी हलवा खाते हैं और रेखा को नेक देते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए आराधना के घर आती हैं। आराधना सभी को बिठाती है। निवेदिता खुश होते हुए माला से कहती है, अरे माला चाची, घर में इतनी सुंदर बहू लाई हो तो क्या उसकी मुंह दिखाई भी नहीं करोगी? हाँ चाची, जल्दी से बहू को बाहर बुलाओ, हम भी तो देखें। उधर आराधना रेखा को लेकर सभी के बीच में आती है। रेखा उन औरतों के बीच बैठती है। सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन तभी दो औरतें निवेदिता और बिंदिया आपस में धीरे धीरे कानाफूसी करने लगती हैं। बहन, ये तो शहर की लड़की लगती है। इनके यहाँ तो 24 घंटे लाइट ही नहीं रहती। क्या पता ये लड़की यहाँ कैसे रहेगी। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि ये गर्मी से परेशान होकर इस घर को छोड़ के ही भाग जाए। रेखा उन दोनों औरतों की ये कानाफूसी साफ साफ सुन लेती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो मन में सोचने लगती है, ये लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं अगर यहाँ इतनी भयंकर गर्मी में रही, मैं गर्मी से पागल हो जाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिन इस गर्मी को बर्दाश्त भी कर पाऊंगी। मुंह दिखाई के बाद औरतें चली जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह रेखा अपने कमरे में सोकर उठती है और आईने में खुद को देखती है। उसे अपनी गर्दन और पीठ पर बहुत सारे लाल दाने दिखाई देते हैं। वो गुस्से से रवि से कहती है, रवि, देखो मेरी पीठ पर क्या हो रहा है। मुझे बहुत घमौरियां हो रही हैं। मुझसे ये दर्द सहा नहीं जाता। आप लोग ये पुराना घर बदल दीजिए। रेखा, तुमने समझने की कोशिश करो। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम नया घर खरीद सके। अगर यहाँ पैसे नहीं है तो चलिए मेरे साथ शहर चलिए और शहर में रहिए। वहाँ हम दोनों मिलकर कमाएंगे, नौकरी करेंगे और सब कुछ अच्छे से सेट कर लेंगे। रेखा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें यहाँ परेशानी हो रही होगी, लेकिन मैं अपना गांव और अपने लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता हूँ। तो तुम अपने परिवार वालों को भी साथ शहर ले चलो, हम सब मिलकर वहाँ रहेंगे। नहीं रेखा, वो लोग यहाँ से जाने के लिए भी कभी तैयार नहीं होंगे। इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी परेशानी से कोई मतलब नहीं। तुम्हारे लिए मैं कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ तुम्हारे घर वाले ही मायने रखते हैं। रेखा और रवि की बहस बहुत बढ़ जाती है। आवाज सुनकर परिवार के बाकी लोग भी उनके कमरे में आ जाते हैं और सारी बातें सुनकर माला रेखा को समझाते हुए कहती है, बेटा, हम लोग अपने इस गांव को, अपनी इस गांव की मिट्टी को कभी नहीं छोड़ सकते। हमारा पूरा जीवन इसी मिट्टी में बीता है। बेटा रेखा, मुझे तो इस पुराने घर में मेरे पति की याद आती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। हाँ बेटा, और हमको शहर में रहकर जीना भी नहीं आता। वहाँ के लोग बहुत दिखावटी जिंदगी जीते हैं। असली सुकून तो इसी पुराने घर में है। आप लोग बस इन्हीं सब पुरानी बातों में, इन्हीं फालतू की भावनाओं में रहकर अपनी पूरी जिंदगी यहाँ इस तपती गर्मी में गुजार रहे हो, पर मैं यहाँ नहीं सड़ सकती। परिवार वाले किसी तरह रेखा को समझा बुझा देते हैं। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन अचानक दोपहर में मौसम बहुत खराब हो जाता है। बाहर बहुत तेज आंधी और तूफान आने लगता है। आराधना खिड़कियां बंद करते हुए राकेश से कहती है, राकेश, जल्दी से बाहर का दरवाजा बंद कर दो और खिड़कियां भी लगा दो। बहुत भयानक तूफान आने वाला है। राकेश डरते हुए दौड़कर बाहर का दरवाजा बंद कर देता है। हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। रेखा कमरे से बाहर भागकर हॉल में आती है। वो बहुत ज्यादा डर रही होती है। रवि, ये क्या हो रहा है? इतनी तेज तूफान आया है। रेखा, तुम इतना मत घबराओ। ऐसे तूफान तो यहाँ आते रहते हैं। थोड़ी ही देर में तूफान शांत हो जाएगा। रवि, ये घर इतना पुराना है कि इस तूफान में ये दीवारें तो कभी भी गिर सकती हैं। बेटा, तुम इतना क्यों डर रही हो? जीवन और मौत देने वाला भगवान है। यदि हमारे भाग्य में जीवन लिखा है तो ये तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज तक तो इस घर को कुछ नहीं हुआ। कितने ही तूफान आए और चले गए। आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा? ये सरासर अंधविश्वास है। आप लोग जानबूझकर खतरा मोल ले रहे हैं। तभी अचानक हवा बहुत तेज चलने लगती है और घर के खिड़की दरवाजे हिलने लगते हैं, जिसे देखकर रेखा और घबरा जाती है। लेकिन कुछ देर बाद धीरे धीरे वो तूफान पूरी तरह से शांत हो जाता है। दादी माँ नीतू रेखा के पास आती हैं और कहती हैं,
देखा बेटा, तूफान चला गया ना। तूफान आते हैं और जाते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी हमेशा चलती रहती है। मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। अब रेखा रवि का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाती है और गुस्सा होते हुए कहती है, देखो रवि, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस तरह की मुसीबतें झेलने की आदत है, लेकिन मुझे नहीं है। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे शहर वापस जाना है। तुम आज मेरे साथ शहर वापस चलो, हम वहीं रहेंगे। रेखा, मैंने तो तुम्हें शादी से पहले ही सब कुछ साफ साफ बता दिया था ना कि मेरा घर कैसा है। तुमने सब जानकर शादी की थी। तो मुझे क्या पता था कि तुम मुझे इस पिछड़े गांव में लाकर मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दोगे। लेकिन अब मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, मुझे नहीं रहना यहाँ। रेखा, मैं समझ सकता हूँ कि तूफान आने से तुम डर गई, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचा लूंगा, बस मेरा साथ दो और मुझे समझने की कोशिश करो। मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। रवि किसी तरह रेखा को समझा बुझा देता है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन शाम के समय रेखा रवि से कहती है, रवि, जरा मुझे बाजार तक ले चलना, मुझे अपने लिए कुछ चीजें खरीदनी है। ठीक है रेखा, तुम तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। रेखा तैयार हो जाती है और रवि रेखा को लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ता है। बाजार पहुंचकर रेखा अपने लिए कुछ चीज खरीदती है। तभी रवि का एक पुराना दोस्त उसे मिल जाता है और वो उससे बातें करने लगता है। इधर पड़ोसन किरण रेखा को देखकर उसके पास आ जाती है और कहती है, अरे रेखा, तुम कैसी हो? क्या बताऊं भाभी, गर्मी में बस जिंदगी जैसे तैसे कट रही है समझो। रेखा, तुम तो पढ़ी लिखी शहर की लड़की लगती हो, तो फिर तुमने इस गांव में शादी क्यों कर ली? सच में तुमने तो इस पिछड़े गांव में शादी करके अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली। तुम्हें तो अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल जाता। भाभी, मुझे सच में शादी से पहले बिल्कुल नहीं मालूम था कि इस पिछड़े गांव की हालत इतनी खराब है कि यहाँ 24 घंटे में से कुछ घंटे के लिए ही लाइट रहती है और घर में कूलर और एसी भी नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ, अभी भी वक्त है, अपने पति को मनाओ और यहाँ से निकल जाओ। रेखा किरण की बातें सुनकर रवि के घर आती है और अपने कमरे में जाकर रवि से कहती है, रवि, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मैं यहाँ इस गर्मी में रहकर अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। हम इसी वक्त शहर शिफ्ट हो जाते हैं। तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? मैं अपना परिवार और अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम अपनी जिद बंद करो। तो ठीक है, अगर तुम मेरे साथ शहर नहीं चल सकते तो मुझे इसी वक्त तलाक दे दो। तलाक की बात सुनते ही रवि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपना आपा खो देता है और रेखा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ की आवाज सुनकर पूरा परिवार दौड़कर कमरे में आ जाता है। तभी रेखा गुस्सा होते हुए कहती है, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अब मैं तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। मैं आज ही शहर जा रही हूँ। ऐसा कहकर रेखा अपना सूटकेस निकालती है और उसमें अपना सामान पैक करने लगती है। ये देखकर आराधना कहती है, रवि, ये तूने क्या किया? अपनी पत्नी पर हाथ उठाया। तुझे रेखा से माफी मांगनी चाहिए। बेटा, बहू सही कह रही है, उसे यहाँ पर रहने की आदत नहीं है। उसे शहर चले जाना चाहिए और उसके साथ तू भी शहर चला जा। दादी माँ, आप ये क्या कह रही हो? मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। रवि, दादी ठीक कह रही है, तू बात को समझने की कोशिश कर। वैसे भी हमने तुझे शहर में इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया कि तू जीवन भर के लिए इसी गांव में रह जाए। नहीं, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं शहर नहीं जाऊंगा। रवि, तू ऐसे हमारी बात नहीं मानेगा। ले, तुझे तेरी इस बूढ़ी माँ की कसम देती हूँ। तुझे मेरी कसम है, तू आज ही रेखा को लेकर शहर चला जा और वहीं रह। माँ और दादी की कसम सुनकर रवि पूरी तरह मजबूर हो जाता है। वो भारी मन से अपना सूटकेस उठाता है, रेखा के साथ घर से बाहर निकल जाता है। शहर पहुंचकर वो लोग एक किराए का मकान ले लेते हैं और रवि शहर में जॉब ज्वाइन कर लेता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रेखा रवि से कहती है, रवि, तुमने देखा ना कि हम शहर आकर एक दूसरे के साथ कितने खुश रह रहे हैं और यहाँ कूलर और पंखे चलते हैं तो गर्मी की इतनी समस्या भी नहीं है। हाँ रेखा, तुम सही कहती हो। तुम शहर आकर बहुत खुश हो, लेकिन मेरा मन तो मेरे उस गांव में ही है जहाँ मेरी बूढ़ी दादी, माता पिता और मेरा भतीजा रहता है। ओ रवि, तुमने फिर से पुरानी बातें शुरू कर दी। अच्छा ठीक है, अब तुम ऑफिस जाओ और मुझे गर्मी लग रही है तो मैं वॉशरूम में जाकर नहा लेती हूँ। रवि ऑफिस के लिए निकल जाता है और रेखा बाथरूम में गीजर ऑन करके नहा रही होती है। गीजर के पुराने और खराब तार की वजह से पानी में करंट उतर आता है। जैसी रेखा नल को छूती है, उसको एक जबरदस्त करंट लग जाता है। वो चीख मारकर दूर जा गिरती है और बेहोश हो जाती है। शाम को जब रवि घर लौटता है तो रेखा को बाथरूम के फर्श पर बेसुध पड़ा देखकर घबरा जाता है। वो तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और उसे आराम करने की सलाह देकर घर भेज देते हैं। अगली सुबह रेखा बिस्तर पर लेटी हुई है। उसका पूरा शरीर करंट के झटके के कारण दर्द कर रहा है। रवि उसके पास बैठकर कहता है, रेखा, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अब बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है।
शरीर में बहुत कमजोरी है, इसलिए तुम बेड से बिल्कुल मत उठना। मैंने गांव में फोन करके सब बता दिया है तुम्हारे साथ क्या हादसा हुआ है। वो लोग तुमसे मिलने आते ही होंगे। तुम लेटो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज मेरी एक्चुअली बहुत ज़रूरी मीटिंग है। रवि कमरे का दरवाज़ा बंद करके काम पर चला जाता है। रेखा कमरे में पूरी तरह अकेली रह जाती है। उसे उठने में भयानक दर्द हो रहा है। वो बहुत अकेला फील कर रही है। रेखा बिस्तर से उठने की कोशिश करते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे खुद ही उठकर पानी पीना होगा। मेरा ध्यान रखने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है। काश इस समय कोई मेरा अपना होता जो मेरा ध्यान रख सकता। वो पास रखे पानी के जग की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन कमजोरी के कारण रेखा पानी का जग उठाने से पहले ही गिर जाती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, मैं इस आलीशान शहर के बंद कमरे में कितनी ज्यादा अकेली हूँ। मुझसे तो उठते भी नहीं बनेगा। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, पर पानी देने वाला भी कोई पास नहीं है। इस सुख सुविधा का मैं क्या करूं, जहां इंसान अकेलेपन से ही मर जाए। बड़ी मुश्किल से रेखा उठकर बिस्तर पर लेटती है और वो बिस्तर पर पड़ी रो रही होती है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है। रेखा चौंक कर देखती है। दरवाजे से उसकी जिठानी सास, दादी सास और छोटा राकेश, ससुर और जेठ सभी लोग होते हैं। वो अंदर आते हैं। उनके चेहरे पर रेखा के लिए गहरी चिंता और प्यार साफ दिखाई दे रहा है। अरे रेखा, ये क्या हाल बना रखा है अपना? रवि का फोन आते ही हमारी तो जान ही हलक में अटक गई थी। तू ठीक तो है ना? भाभी, माँ, दादी माँ, आप लोग इतनी दूर गांव से यहाँ शहर आ गए? और आप लोगों को तो शहर की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी ना? अरे बेटा, तुम हमारी बहू हो, इस घर की लक्ष्मी हो। भले ही तुम हमसे रूठ कर शहर आ गई थी, पर जब तुम्हारी जान पर बनाई तो हम गांव में हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठे रहते? रिश्ते थोड़े ही टूटे हमारे। हम तो हैं तुम्हारी सेवा करने के लिए और तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ आए हैं। आराधना तुरंत आगे बढ़ती है। फर्श पर गिरे जग को उठाती है, उसे साफ करके उसमें रसोई से ताज़ा पानी भरकर लाती है। वो अपने हाथों से रेखा का सिर उठाती है और उसे बड़े प्यार से पानी पिलाती है। नीतू रेखा के पैरों के पास बैठ जाती है और उसके दर्द करते हुए पैरों को धीरे धीरे दबाने लगती है। राकेश पास आकर बैठ जाता है और सिर दबाते हुए कहता है, चाची आप बिल्कुल चिंता मत करो, अब हमारी पूरी फौज आ गई है। बूढ़ी दादी, दादी माँ और मम्मी आपको एकदम ठीक कर देंगी। आराधना गांव से लाया हुआ खाना परोस कर रेखा को बड़े प्यार से खिलाती है। ये सब देखकर रेखा भावुक होते हुए कहती है, माँ, दादी माँ, भाभी, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। आप लोगों के आने से तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आधी बीमारी ठीक हो गई है। तुम चिंता मत करो रेखा, अब हम लोग आ गए हैं। तुम पूरी तरह से जब तक ठीक नहीं हो जाती हम कहीं नहीं जाएंगे। अगले दिन 3 दिनों तक आराधना, माला और नीतू दिन रात करके रेखा की खूब सेवा करते हैं। आराधना उसके लिए समय पर दलिया और सूप बनाती है, उसे अपने हाथों से खिलाती है। नीतू उसे वक्त पर दवाइयां देती हैं और माला उसके सिर पर तेल की मालिश करती है। रेखा चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई अपनी सास और दादी सास और जिठानी के इस निस्वार्थ प्यार को देखती रहती है। उसे अपनी पुरानी गलतियों का गहराई से एहसास होने लगता है। वो मनी मन सोचती है, हे भगवान, मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी जो सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रही थी। आज मुझे इस बात का एहसास हो गया कि यहाँ शहर पर बिजली है लेकिन रिश्ते नहीं है, और अकेले की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती। असली सुख तो इस परिवार के साथ रहने में है जो हर मुसीबत में ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। रेखा पूरी तरह ठीक हो चुकी होती है और अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। आराधना, माला और नीतू अपना सामान समेट रही हैं क्योंकि उन्हें शाम की बस से वापस गांव लौटना है। रवि भी कमरे में खड़ा है। जब वो जाने लगते हैं तो रेखा आगे बढ़ती है और उनके पैर पकड़ लेती है। नहीं माँ, नहीं दादी माँ, आप लोग मुझे यहाँ इस अकेलेपन के शहर में छोड़कर अकेले वापस नहीं जाओगे। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे मेरी गलती का एहसास है, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे बेटा, रोते नहीं। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम तो हमारी अपनी हो। चलो सब एक साथ वापस अपने गांव चलेंगे। देखा, मैं जानता था एक ना एक दिन तुम्हें यह जरूर एहसास होगा कि तुम गलत हो। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। चलो हम सब गांव लौट चलते हैं। रवि और रेखा अपना सामान समेटते हैं और पूरा परिवार एक साथ गांव वापस आ जाता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अगले दिन गांव के घर में सूरज आग उगल रहा है और लाइट फिर से जा चुकी है। पुराना पंखा बंद पड़ा है। रेखा हॉल में सभी के बीचों बीच बैठी है। उसका पूरा बदन पसीने से तरबतर है। वो अपनी साड़ी से हवा कर रही है। रेखा मनी मन सोचती, हे भगवान, मैं वापस तो आ गई हूँ, लेकिन मुझे गर्मी तो उतनी ही लग रही है। ये भावनाएं गर्मी को क्यों नहीं कम कर सकती? बदन तवे की तरह तप रहा है, अब क्या करूं?
आराधना मुस्कुराती और पास रखा हुआ हाथ का पंखा उठाती है और रेखा के सामने बैठकर उसे जोर जोर से हवा झलने लगती है। तभी नीतू कहती है, अरे बहू तू परेशान मत हो, मैं तुझे पंखा झिल देती हूँ, तुझे राहत मिलेगी। ऐसा कहकर नीतू रेखा को पंखा करने लगती है। तभी राकेश अपनी दादी को हाथ का पंखा चलाते हुए देखकर जोर से हंसने लगता है। दादी माँ, फिर आपने अपना पंखा उठा लिया, इसमें से तो हवा आती ही नहीं है, सिर्फ आपका हाथ दर्द करने लगता है। अरे तू चुप रह नटखट, तुझे बहुत पता है हवा के बारे में। माला मुस्कुराती है और रेखा को हवा करती रहती है। पूरा परिवार हंसने लगता है। फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। रेखा लगातार गर्मी की वजह से बहुत परेशान होती है। एक दिन लाइट गोल होने के बाद सभी लोग छत पर बैठकर बातें करते हैं। राकेश फिर से बगल वाली छत में चल रहे पंखे को देखकर कहता है, माँ, दादी माँ देखो ना, बगल वाली छत पर पंखा चल रहा है। उनके यहाँ तो कभी लाइट गोल नहीं होती और हमारे यहाँ हर आए दिन लाइट गोल हो जाती है। तभी पड़ोस वाली छत से किरण रेखा को देखकर ताने मारते हुए कहती है, अरे रेखा, तुम तो बड़ी शान से शहर रहने गई थी ना, फिर क्या हुआ? इस पिछड़े गांव की गर्मी में वापस आ गई? हाँ किरण भाभी, शहर गई तो थी, लेकिन मेरा शहर में मन नहीं लगा और मैं अपने परिवार के बीच वापस लौट आई। भाई हमारे घर में तो इन्वर्टर है, इसीलिए हमें गर्मी का एहसास नहीं होता। वैसे इस गांव के लोगों को तो गर्मी की आदत है, लेकिन शहर के लोग क्या पता कैसे यहाँ आकर रह लेते, ये तो मेरी समझ से बाहर है। भाभी, रिश्तों में गर्माहट होनी चाहिए, और बिजली का क्या है, वो तो आती जाती रहती है, उसकी कोई गारंटी नहीं। पर जो रिश्ते एक बार टूट जाएं, वो वापस नहीं आते। मुझे मेरा सच्चा सुख मिल गया है। रेखा डायलॉग तो मार देती, लेकिन वो मन ही मन सोचती है, मैंने जवाब तो दे दिया, लेकिन ये जवाब इस घर की गर्मी को तो कम नहीं कर सकता। हे भगवान, कोई तो समाधान होगा इस समस्या से निकलने का, ताकि मैं बिना झगड़ा किए इस घर में सुकून से रह सकूं और मेरे परिवार को भी सुकून मिल सके। अगले दिन वो सुबह अपने पति रवि से बात करते हुए कहती है, रवि, एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने कभी इस गांव की बिजली की समस्या को लेकर बिजली ऑफिस कंप्लेन नहीं की? रेखा, हमने बहुत बार कंप्लेन की है, लेकिन गांव होने की वजह से बिजली ऑफिस वाले हमारी सुनवाई नहीं करते। इसीलिए गांव वालों ने भी धीरे धीरे इस बिजली की समस्या को अपनी किस्मत मानकर एक्सेप्ट कर लिया है, और अब तो कोई इस पर एक्शन भी नहीं लेता। आप चिंता मत करो रवि, मैं इस बारे में एक्शन लूंगी। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं खुद कुछ करूंगी। शाम को रेखा अपने कमरे में जाकर अपने फोन पर एक मेल बनाती है। बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों को ईमेल एड्रेस निकालती है और बहुत ही प्रोफेशनल भाषा में शिकायत लिखती है। वो कई बार मेल करती है। उनके इस प्रयास का असर होता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक सरकारी जीप आकर रुकती है। फिर बिजली अधिकारी पूरे गांव का सर्वे करता है और फिर वो सीधे रवि के घर आता है। नमस्कार, हमारे मुख्य दफ्तर में लगातार बिजली कटौती को लेकर शिकायत के मेल आ रहे हैं। लोकेशन यहीं की दर्ज है। क्या आप में से किसी ने बिजली विभाग में कंप्लेन की है? जी हाँ, मैंने मेल किया था अधिकारी जी। इस गांव में कई घंटे तक बिजली की कटौती होती है, जिससे गांव वालों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है और उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। आप लोग हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं करते? आप चिंता मत कीजिए, आज मैंने इस गांव का निरीक्षण कर लिया है। हम जल्द ही बिजली विभाग की तरफ से गांव की बिजली की समस्या पर एक्शन जरूर लेंगे। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और रेखा देखती है कि उसकी शिकायत पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। फिर वो कलेक्टर को मेल करती है और गांव की दयनीय स्थिति की तस्वीरें भेजती है। उसकी लगातार कोशिशों के कारण एक दिन अधिकारी आते हैं और गांव में काम शुरू होता है। नया ट्रांसफार्मर और खंभे लगाए जाते हैं और बिजली अधिकारी रेखा के पास आकर कहता है, अब आपके यहाँ बिजली हम प्रॉपर लगवा देते हैं। अब से आपको बिजली की कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद गांव में प्रॉपर बिजली की नई लाइन डाली जाती है और पूरे गांव और रवि के घर में प्रॉपर बिजली लग जाती है। गांव के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। राकेश अपने घर में ताली बजाकर नाचने लगता है। पूरा परिवार रेखा की तारीफ करता है। फिर रेखा कहती है, दादाजी, माँ, अभी तो सिर्फ बिजली आई है, अब बारी है अपने रोजगार को व्यवस्थित करने की। रवि, मैंने अपने बिजनेस के लिए भी सोचा है कि बीज हम शहर से लेकर आएंगे और होलसेल में लाएंगे, और वो सब हम आसपास के गांव में भी सस्ते बीज की सप्लाई करेंगे। हम अपना एक बड़ा होलसेल सेटअप तैयार करेंगे। रेखा, तुम्हारा ये आइडिया तो बहुत ही लाजवाब है। मैं कल ही इस पर काम शुरू करता हूँ। अगर हम मिलकर सूझबूझ के साथ काम करें तो हमारे बीज का व्यापार अच्छा हो सकता है। अब रेखा और रवि मिलकर बीज के व्यापार से मन लगाकर काम करते हैं। रवि और रेखा मिलकर दिन रात मेहनत करते हैं। शहर से थोक भाव में बीज लाते हैं और पैकेट बनाकर आसपास के सभी गांवों में सप्लाई करते हैं। उनका मुनाफा बहुत बढ़ जाता है। घर की तंगी दूर हो जाती है। वो भी अपने घर में कूलर और अच्छा पंखा सभी के कमरे में लगते हैं और वो लोग खुशी खुशी आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं। इसी सुखद मोड़ पर कहानी समाप्त होती है।